नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज से हमने ग्रुप डी की नई सीरीज़ शुरू की है। प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रुप डी में, वो हम यहां से कवर कराएंगे। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है और साइंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है, ग्रुप डी और NTPC दोनों के लिए, ठीक है। और रोज़ हमारा टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आपको अध्ययन कोचिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है फिटकरी किस का उदाहरण है। जो फिटकरी है वो किसका उदाहरण है? एकल लवण का, फ्लैग साल्ट का, या टेबल साल्ट का, या द्विक लवण का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिटकरी जो है वो है द्विक लवण का उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसमें दो लवण जो है मिले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिटकरी का जो प्रयोग किया जाता है, वाटर को जो है शुद्ध करने में किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, चमड़े का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चमड़े के उसमें प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तीसरा, कपड़ों की जो रंगाई वगैरह होती है, रंगाई छपाई, उसमें भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा द्विग लवण। अगर हम साधारण लवण की बात करें, साधारण लवण वे लवण होते हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं? साधारण लवण। अगर ग्लोबुलर साल्ट की बात करें तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं ग्लोबुलर साल्ट, इसे कहा जाता है किसको? सोडियम सल्फेट को, ठीक है, Na2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि ये कह रहा है निम्न में से कोशिका विभाजन, क्या कह रहा है? कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है? कोशिका विभाजन में वृद्धि कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो बाहर से उठाया हुआ है। सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं और NTPC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साइटोकाइनिन। जी हाँ, साइटोकाइनिन जो होता है, ये आपका जो हार्मोन होता है, ये कोशिका का विभाजन विभाजन में वृद्धि करता है, मतलब बहुत सारे पार्टों में कोशिकाओं को विभाजित करता है, ठीक है। जबकि ऑक्सिन की बात करें तो ये इसका अपोजिट है थोड़ा सा। ये क्या है? ये कोशिका के साइटोकाइनिन तो आपको पता है कि क्या करता था, कोशिका का विभाजन करता था। और जबकि ऑक्सिन जो है ये क्या करता है, इसकी जो पौधे की वृद्धि होती है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है, नियंत्रण पौधे की वृद्धि का। क्योंकि ये जो कहाँ होता है, टॉप पे होता है। ऑक्सिन कहाँ होता है? बिल्कुल टॉप पे होता है उसके, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये पूछ ले कि साइटोकाइनिन, ठीक है, इसकी जो खोज की है वो किसने की है, ठीक है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये की है लिथाम ने। किसने की है? लिथाम ने, ठीक है। और जबकि ऑक्सिन की अगर बात करें, ऑक्सिन की जो खोज की है वो किसने की है? वो की है डार्विन ने। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ठीक है, ताकि हम जो आगे की क्लास लेने के लिए मोटिवेट हों, ठीक है। निम्न में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? प्रतिबिंब सतह पर स्थित है, मतलब कहने का ये है इन चार ऑप्शनों में से कोई सा एक ऐसा है जो दर्पण पर ही स्थित है, कि दर्पण पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोल। पोल मतलब ध्रुव। ध्रुव जो है कहाँ स्थित होता है? ये दर्पण पर ही होता है। जबकि जो वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र तो वो केंद्र है जो उस गोले का कटा हुआ भाग है जिसका वो दर्पण है, ठीक है। बाकी फोकस भी आपको पता ही है। फोकस क्या होता है? वो उससे दूरी, पोल से जो दूरी होती है, ठीक है, तो वो फोकस दूरी है उसकी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी का जो द्रव्यमान मास होता है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। जबकि अगर इसकी डेंसिटी की बात करें पृथ्वी की, तो वो कितनी होती है? 5.52 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हो। 5.52 पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी जो होती है किसमें होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होती है। बात समझ में आ रही है? और पृथ्वी की अगर आप बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, उसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी में बांटा गया है? सियाल, सीमा और निफे में बांटा गया है, ठीक है। बाकी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन किसे कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। ये छोटे छोटे जो है आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। 6.25 देखो अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट है, जो अप्रोक्सीमेट है वो है 6 गुना 10⁻²5। वैसे तो इसका 5.976, वैसे जो है वो कितना है 5.976 है, इसका विशेष ध्यान रहा, और गुना 10⁻24। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है, वाइट फास्फोरस। ठीक है, देखो वाइट फास्फोरस क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट फास्फोरस कहते किसको हैं। ठीक है, उसका अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, वाइट फास्फोरस जो होता है उसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है P4। ठीक है, और जबकि अगर मैं बात करूं लाल फास्फोरस की तो उसका क्या होता है, उसका होता है P2 लाल फास्फोरस का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सफ़ेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कह देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसे हम खुला छोड़ दें, अगर हम सफ़ेद फास्फोरस को प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो वो पीले कलर में दिखाई देने लगता है हमें। ठीक है, अब यहाँ बात पूछी गई है कि सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जा सकता है, पानी में इसको हम डायरेक्टली रख सकते हैं। अच्छा, इसमें लहसुन जैसी गंदगी भी जो महक आती है वो भी आती है फास्फोरस में। लहसुन में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लहसुन प्याज में तो वो फास्फोरस की वजह से आती है ना, सल्फर की वजह से भी आती है प्याज में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपसे अगर मैं बात करूँ लाल फास्फोरस के बारे में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लाल फास्फोरस की अगर बात करें वो अपारदर्शक होता है, जबकि और रवेदार भी होता है। ठीक है, जबकि जो श्वेत फास्फोरस की बात करें ये जो है थोड़ा कमज़ोर होता है ना उसकी वो। चलिए सफ़ेद फास्फोरस की नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सी क्षार धातु है। क्षार धातु पूछा गया है, जी हाँ क्षार धातु पूछा गया है। तो फर्स्ट ए की जितनी भी धातु हैं वो सब क्या होती हैं, क्षार धातुएं। और फर्स्ट ए की धातुओं की क्या पहचान है, जिसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो वही फर्स्ट ए की धातु है। ठीक है, तो 281 किसका बनता है, सोडियम का 11 है, तो सोडियम जो होगा क्या होगा आपका क्षार धातु होगा। जबकि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम का क्या होता है वो तीसरे उसमें आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी सिक्का धातुएं हो जाती हैं ये। ठीक है, और जबकि एक क्षार धातुएं होती हैं, उसके बाद में सिक्का धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी धातुएं हैं। जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक बार क्लास लूँगा, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लिथियम। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, लिथियम नाइट्राइड। जी हाँ, नाइट्राइड की अगर बात करें, नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, उसको 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, तो 3 संयोजकता है, उसकी वैलेंसी 3 है, तो इसलिए उसकी वैलेंसी दूसरे के नीचे लिखी जाती है, तो Li3n इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड का। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, ताप प्रभाव भी होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक छोड़ते हो तो उसका जो है ताप प्रभाव भी उससे उत्पन्न होता है, और रासायनिक प्रभाव भी उससे उत्पन्न होता है। तो होता कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 श्रिंकेज। श्रिंकेज इफेक्ट नहीं होता है, मतलब सिकुड़ता नहीं है केवल। ठीक है, केवल सिकुड़ता नहीं है, ये सही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है किस में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें कोशिकाओं को ढीला करके पैक किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मृदु ऊतक, या इसे क्या कहते हैं पेरेनकाइमा। क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है ये कैसा होता है भाई, ये मृदु ऊतक है, और इसमें जो है ये क्या है ढीला पैक किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ताकि जो है उनके उसमें अंतःक्रियात्मक जो है उनके रिक्त स्थान मिल सके, क्योंकि उनमें जो रिक्त स्थान होता है ना उन्हीं के द्वारा तो उसमें जाता। जैसे तुमने देखा होगा पानी में जो तैरते हैं वे जो पानी में पौधे तैरते हैं, ये बेल वगैरह होती हैं, उनमें जो है एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा। ठीक है, तो वो हवा रहती है उनके बीच में, तो वो स्थान होता है। इसी तरह से क्लोरोफिल की भी उपस्थिति के लिए वहाँ पे थोड़ा सा स्थान होता है। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में, बल तो समान है पर दिशा विपरीत है, मतलब परिमाण 20-20 न्यूटन के मान लिया 2 बल लग रहे हैं। ठीक है, और एक प्लस का एक माइनस का, अगर हम उन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 0। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, आप नहीं कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं। 2 कक्ष, जी हाँ, कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष, और जो पूर्णतः भरे रहते हैं। कक्ष भी 2 होते हैं और वो पूर्णतः भरे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा कक्ष है जिसमें 2 होते हैं और वो पूर्णतः भरे रहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखो, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का होता है 2He4, तो इसमें क्या होता है हीलियम के में क्या होता है 1s2, क्योंकि इसका 1s2 बनता है। ठीक है, जबकि आर्गन की बात करें इसका कितना होता है 18 है, इसका 2 होता है, इसका 18 होता है, तो इसका क्या बनेगा
2 8 8, इसमें कितने होगी 3 होगी, इसमें 3 होगी, और इसमें कितने होते हैं केवल 2 होते हैं। हीलियम में 2, आर्गन में इसमें कितने होगी 3, 2 8 8, ठीक है। जबकि क्रिप्टॉन की बात करें तो इसका क्या बनेगा 2 8 18 8, क्योंकि इसमें होते हैं 36, ठीक है, 2 8 18, ठीक है, 2 और 8 10 और 8 18, ठीक है। जबकि नियोन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर नियोन होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा केवल 2 और 8, ठीक है, और दोनों ही फुल होंगे। पहले में तो 2 ही आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में केवल 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे फिर उसकी 2 8 1s2 2s2 इसी तरह से, ठीक है, 2p4 2p6, तो इसी तरह से दूसरा ब्लॉक भी इसका फुल है। तो नियोन में जो होते हैं 2 होते हैं, 2 8 के हिसाब से बनता है, क्योंकि इसका 10 होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका 10 होता है। वेजल, वेजल जो होता है वो निम्न में से किसकी मुख्य जल उत्पन्न करता है, मतलब किसमें जो है वेजल के जो है एक मेजर कंपोनेंट है काय का, जल का, वाटर कंडक्टिंग का। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आवर्त बीजी जो होता है, जो वेजल होता है वो आवर्त बीजी में एक जो है मेजर कंपोनेंट होता है किसका, वाटर कंडक्टिंग का। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा, अब तो खैर एलईडी लाइट आ रही है, उससे पहले जो है इलेक्ट्रिक बल्ब लगा करते थे, और उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। कौन सी धातु होगी? टंगस्टन। टंगस्टन का कभी कभी जो है इसका प्रतीक भी पूछ लिया जाता है, टंगस्टन के प्रतीक के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रतीक होता है डब्लू, डब्लू से इसको डिनोट करते हैं। कभी कभी इसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस ये सहन कर सकता है, तो ये 3400 समथिंग कर सकता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आप इसको बता सकते हैं कि 3500 डिग्री से सेल्सियस तक जो है ये जो है सहन कर सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन ना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसमें जो है निर्वात, वैक्यूम भरा जाता था, बल्ब में वैक्यूम भरा जाता था, ठीक है, या कुछ ऐसे एक्रिया गैसें जिनका उससे ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और अगर हीट ऑफ कंडक्टर की बात करें सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो चांदी है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, ईथेन परमाणु, ईथेन जो है, ईथेन का फॉर्मूला होता है, उसमें जो है प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो कितने किससे बंधा रहता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ईथेन की बात कर लें, जैसे कार्बन एक है तो उसको क्या कहते हैं, एक कार्बन को कहते हैं मीथेन, मेथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कार्बन है तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन है तो क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ। तो ये तो पता चल गया 2 कार्बन होंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन होंगे और एन आ रहा है, एल्केन आ रहा है, तो एल्केन में क्या सिंगल बॉन्ड लगता है, तो C2H6, ठीक है, C2H6। अगर सिंगल बॉन्ड लग रहा है, 2 कार्बन है, और कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 4 और चाहिए पूरे, तो 3 हाइड्रोजन होते हैं, 2 की आपस में वो कर लेता है। कैसे, किस तरह से इसकी वो बनती है, C, ठीक है, इधर भी H और इधर भी H और इधर भी H और इधर भी H, ठीक है। तो लो मैं दोबारा से साफ करके बना देता हूँ आपको, देखो कार्बन के लिए कैसे बनेगा, ये C हो गया, ये C हो गया, ये इधर H हो गया, ये इधर H हो गया, और ये इधर H हो गया, ये इधर H हो गया, इथेन का फॉर्मूला है ये, इधर H हो गया और ये इधर H हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 6 होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के। तो एक कार्बन कितनों से जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन, और चौथा जो है इससे किससे जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन से। तो एक कार्बन जो है किससे जुड़ रहा है, 4 से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, 4 से। तो इसका सही आंसर होगा 4 परमाणु से। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता मतलब परिवर्तनीय संयोजकता, जिनकी जो संयोजकता बदलती रहती है, ठीक है। जैसे आयरन की कहीं 2 होती है, कहीं 3 होती है, इसी तरह से जो है कौन से जो है समूह के तत्व जो हैं वे करते हैं, जैसे सभी समूह के तत्व करते हैं, ग्रुप करते हैं या कॉलम करते हैं, या कुछ अलग कंडीशन है इसकी, तो बताइए। संयोजित तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, संयोजित। ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, तुम्हें पता है कि किस किस के बीच में होती है, धातु और अधातु के बीच में। भाई इधर धातु होती है, इधर अधातु होती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है। कौन सी होती है? कौन से ब्लॉक के तत्व बनाते हैं वो? डी ब्लॉक के तत्व। कौन से बनाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। ये आपको पता होना चाहिए, डी ब्लॉक के तत्व। बात समझ में आ रही है? तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से करते हैं, डी ब्लॉक। इस तरह से भी आप याद रखना है, तो उन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा प्रजनन कई समान नहीं है? प्रजनन, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, प्रजनन कौन सा ऐसा है जो प्रजनन के समान नहीं है, ठीक है। बताइए, पुनर्जनन होगा, बहुविखंडन होगा, विखंडन होगा, या मुकुलन होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्जनन। पुनर्जनन जो है वो प्रजनन के समान नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म एक अलग चीज़ है, पुनर्जनन एक अलग चीज़ है और प्रजनन एक अलग चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि वो इसके समान नहीं है। अगर बहुविखंडन और विखंडन और मुकुलन की बात करें, ये तीनों ही प्रजनन के प्रकार हैं, ये तीनों ही प्रजनन के प्रकार हैं। ये पता होना चाहिए कि प्रजनन कितनी कितनी तरीके से हो सकता है, विखंडन से होता है, बहुविखंडन से हो सकता है और मुकुलन से हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसके विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। मतलब सरल था पहले और फिर बाद में जो है क्या हो गया, जटिल होता चला गया। ठीक है, किसके विकास का बताता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डार्विन। डार्विन के विकास का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डार्विन के विकास का सिद्धांत जो हमें ये बताता है कि जो हमारा जीवन है वो सरल से कैसे होता चला गया, जो हमारा जीवन सरल से जटिल होता चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसे याद रखना। ठीक है, जबकि अगर हम लैमार्क की बात करें तो इसने किसकी बात करी थी भाई, लैमार्क ने किसकी बात करी थी। ठीक है, इसने वंश अनुगति सिद्धांत दिया था, वंशानुगति। ठीक है, नहीं किसका, वंशागति सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों का, जो उपार्जित लक्षण होते हैं हमारे। ठीक है, जिसे लैमार्कवाद के नाम से भी जाना गया, समझ रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, तो और मेंडल से, मेंडलिफ का तो आपको पता ही है क्या है। ठीक है, मेंडल एक अलग है, मेंडल ने तो मटर के दाने में आपको पता है क्या बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई गेंद है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से अगर कोई गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है और वो कितनी 12.5 सेकंड में कहाँ आ रही है, वो जमीन पर वापस आ रही है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की ओर फेंकी गई तो इसका वेग कितना होगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, मतलब काम ग्रेविटी के विरुद्ध हो रहा है। अगर काम ग्रेविटी के विरुद्ध हो रहा है तो जी माइनस का हो जाएगा, जी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमें सीधी सी पता है गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u माइनस ए टी हो जाएगा अब यहाँ। और हमें पता है जब नीचे से कोई गेंद फेंकी जा रही है तो अंतिम वेग उसका 0 हो जाएगा, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा 0, v बराबर 0, u की वैल्यू पूछी है माइनस a की वैल्यू 10 होती है g की, और t कितना कह रहा है 12.5%, कितना 12.5% नहीं 12.5 कह रहा है, कितना कह रहा है 12.5। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके जब आप कैलकुलेशन इसका करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, 9.1 ले लेना, या आप जैसा भी उचित समझे, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप इसका आंसर जो है कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, v बराबर क्या होगा u माइनस ए टी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये 5.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आता है, ये आपको पता। हाँ, यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि 5.5 सेकंड के बाद आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 5.5 सेकंड का हाफ कर देना है। क्या कर देना है, हाफ कर देना, क्योंकि 5.5 सेकंड के बाद आता है तो आने जाने का दे रखा है ना कुल समय, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, यदि 10.5 किलोग्राम की, ठीक है 10 किलोग्राम भार की एक साइकिल है और वो किसके हिसाब से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो साइकिल की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये पूछ लिया है आपसे डायरेक्ट, m की वैल्यू यहाँ 10 रख देंगे, v की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2000 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है एक लेंस है भाई, एक लेंस की फोकल लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक लेंस की फोकल लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी पावर क्या होगी, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। क्या होता है 1/f। अगर बात सेंटीमीटर में दे रखी हो तो ये 100 हो जाता है, क्या हो जाता है 100 हो जाता है। अब f की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 2, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी f की वैल्यू 50, कितनी दे रखी है, f की वैल्यू 50 दे रखी है भाई। f की वैल्यू ये रही ना 50 सेंटीमीटर, तो 50 से अगर आप 100 को भाग दोगे तो कितना आएगा 2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 2 डायोप्टर। डायोप्टर इसका मात्रक होता है, डायरेक्टली पूछ लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। तो सिंपल सी बात पूछी इन्होंने, सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 की क्रिया जब आप BaSO4 से कराओगे तो क्या बन के आता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमें पता है क्या बन के आता है, Na2SO4 की क्रिया अगर BaSO4 से कराओगे तो क्या बन के आता है, मतलब ये वो BaCl2 कह रहा है, बेरियम क्लोराइड कह रहा है, गलत हो गया भाई, BaCl2 कह रहा है। क्या कह रहा है, दोबारा से देख लेते हैं, Na2
SO4 की क्रिया प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता ही है, Na इसके साथ चला जाएगा Cl के साथ, और SO4 Ba के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2NaCl नमक बन गया, और प्लस क्या बना Na2SO4। तो इसमें हुआ क्या, इसमें डबल क्या हुआ, डबल विस्थापन हुआ, दोहरा विस्थापन हुआ। ठीक है, तो एक चीज एक दूसरे से विस्थापित कर दी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोहरा जो है क्या हुआ, विस्थापन हुआ। संयोजन, इसमें कोई नया तत्व थोड़ी जुड़ा है, नया तत्व तो नहीं, बस हाँ आपस में चेंज हो गए, कोई नई चीज बन के नहीं जुड़ रही है, बात समझ में आ रही है। तो दोहरा विस्थापन इसमें हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, और 21 क्वेश्चन लिए हैं, एक आध क्वेश्चन छूट गया होगा आपका, नहीं तो मैं इसी तरह से आपके हर एक सेट में से 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपके कराता रहूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपकी कर सकें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है, थोड़े दिन बाद हम जो है बोर्ड पर भी आएंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड के साथ आएंगे, और आपको पता होगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारी वीडियो जो है पुरानी पड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।